A very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to start a new topic, that is male reproductive system. So as we all know that as per the female reproductive system is so important, so it is also equally important because अगर male reproductive system नहीं होगा तो female की reproductive system is like अधूरा है. बिकॉज जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द मेल एंड फीमेल कंट्रीब्यूशन, दोनों के कंट्रीब्यूशन से हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो हम सब जानते हैं कि इट इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, जैसा कि फीमेल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मेल उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. देख लेते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कितने डिवीजन है और किस चीज का कितना इम्पोर्टेंस है. So first of all we should know what is male reproductive system. So it is a system can be made with the help of the many organs. हम सब जानते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है. सेम अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो मेल मीन्स मेन, reproductive means related to the sex organ and system means combination of many sex organs. ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है. इट इज मेड अप ऑफ द मेनी सेक्स ऑर्गन, बहुत सारे सेक्स ऑर्गन से मिलके बनता है और हर सेक्स ऑर्गन का, हर पर्टिकुलर ऑर्गन का अपना ही इम्पोर्टेंस है. ओके. सो तो कॉमन जो अल्टीमेट गोल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अल्टीमेट गोल क्या है? तो अल्टीमेट गोल यही है कि एक हार्मोन बनाना जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है जो फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है, दैट इज स्पर्म. तो वो हार्मोन बनाना जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और स्पर्म को प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना और उसको रिलीज करना, ये कॉमन फंक्शन है पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा 3 पार्ट में क्लासिफाइड है. वैसे इसमें 2 दिखाया है और एक सब हेडिंग दिखाई है, बट आप बोल सकते हो कि ये 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है. फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं. एग्जाम्पल पेनिस और स्क्रोटम है जो कि हम नॉर्मली देख सकते हैं. इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स जो कि हम नॉर्मली नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, उसको कट करते हैं, अगर हम पेनिस को या स्क्रोटम को कट करते हैं, उसमें जितने भी अंदर हमें ऑर्गन्स मिलेंगे, जितने भी पार्ट्स मिलेंगे उसके, वो हो गए इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स. द थर्ड वन इज एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि एग्जैक्टली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लाइक डायरेक्ट फंक्शन ना करके एक हेल्पिंग नेचर वाला फंक्शन करते हैं, हेल्पिंग फंक्शन करते हैं, और ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल है. अगर ये एसेसरी ग्लैंड्स हमारे पास नहीं हुई या एसेसरी हमारे पास ऑर्गन्स नहीं हुए तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो फंक्शन होगा वो इंटरप्ट हो जाएगा. So first of all we will discuss about the external genital organs, जिसमें हमारा पेनिस और स्क्रोटम आता है. तो पेनिस हम सब जानते हैं कि एक मेल रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नली जेनिटल ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन क्या है कि वो इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है जब भी स्पर्म को डिपॉजिट करना चाहता है मेल फीमेल के अंदर, या स्पर्म डिपॉजिट होना चाहते हैं, या स्पर्म का इजैकुलेशन होना चाहता है, बाहर आना चाहते हैं, तो हमारा ये जो पार्ट है मेल का, स्पर्म वो सॉरी पेनिस, ये क्या करता है, अपने आप को इजेक्ट कर लेता है, सॉरी अपने आप को इरेक्ट कर लेता है जिससे कि वो अच्छे से फ्लो में डिपॉजिट कर सके. और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस पेनिस के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जाता है या कोई भी रुकावट आ जाती है तो स्पर्म बाहर नहीं आ पाएंगे. तो फीमेल में ही नहीं इनफर्टिलिटी होती है, मेल में भी इनफर्टिलिटी होती है. हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हो सकता है स्पर्म नहीं बन रहे हैं, हो सकता है स्पर्म वीक हो रहे हैं, हो सकता है कि स्पर्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या जो पेनिस है उसको इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकाल पा रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. सो अब ये इरेक्ट तो हो जाता है, ये एकदम टाइट तो हो जाता है, पर ये टाइट किसकी हेल्प से होता है ये भी हमें पता होना चाहिए. सो इनके पास होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ द टिश्यूज जो कि इनको पेनिस को टाइट करने में हेल्प करते हैं. अब कौन कौन से टिश्यूज होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार. ये देखिए इरेक्टाइल टिश्यूज हम इनको बोलते हैं. फर्स्ट है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ठीक है, तो स्पॉन्जियोसम वर्ड से ही पता चलता है कि कुछ स्पंज टाइप के टिश्यूज होंगे. तो यहाँ पे देखिए स्पॉन्जी टिश्यूज से मिलके ये बना होता है. यहाँ पे
सराउंडेड, ये देखिए स्पॉन्जी टिश्यू से मिलके बना होता है, जो कि कहाँ आपको मिलते हैं, यूरेथ्रा के आसपास मिलते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा के आसपास हमको मिलते हैं। अब यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक पॉइंट है, ये यूरेथ्रा जहां से यूरिन पास होता है, बॉयज या गर्ल्स भी, यूरेथ्रा एक पाथवे है जहां से यूरिन बाहर आता है। ठीक है, तो उस पॉइंट के, उस यूरेथ्रा के आसपास जितने भी टिश्यूज हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि पेनिस को टाइट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ये थोड़ा लेस एरिया में है, कम एरिया में है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें ब्लड सप्लाई होती है और ये पेनिस को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली ये नीचे पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। और हाँ, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, अगर ये फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे यूरेथ्रा के आसपास का जो टाइटनेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और स्पर्म जिस हिसाब से फ्लो में बाहर आने चाहिए, जिस स्पीड से बाहर आना चाहिए, उस स्पीड से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, देन आ जाते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। ठीक है, ये देखिए कॉर्पस कैवर्नोसा है हमारा दिस पोर्शन। ये पूरे कॉर्पस कैवर्नोसा, ये ज्यादा एरिया में होते हैं, ब्रॉड एरिया में होते हैं। ये इतने पोर्शन में यूरेथ्रा के ऊपर वाले पोर्शन को स्पेशली टाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इजेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ज्यादा पोर्शन है तो इसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी। ठीक है, तो इनकी ब्लड सप्लाई मोर होती है एज कंपेयर टू दी स्पॉन्जियोसम, और दोनों ही एक साथ कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों ही एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होके पेनिस को टाइट करते हैं और स्पर्म सक्सेसफुली बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूरेथ्रा, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम सब जानते हैं कि यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि पेनिस के अंदर होता है, और सेम वे से, सेम ट्यूब से ये इस पेनिस के अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस पेनिस के अंदर आपको ये ट्यूब लाइक, ये जो खाली जगह दिख रही है, मैं ब्लू से कर रही हूँ, ये ट्यूब लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, यही है हमारा यूरेथ्रा, और इस सेम यूरेथ्रा से हमारा जो बॉयज में यूरिन भी बाहर आता है, और जो सीमेन है या स्पर्म है, जो भी आपको कहना है, वो भी बाहर आता है। सेम वे होता है दोनों के लिए। ग्लैंस, नेक्स्ट है ग्लैंस। ग्लैंस क्या है, जो ग्लैंस हमारा वो पोर्शन है, हेड ऑफ दी कह सकते हैं पेनिस। ये जो जितना भी आपको पेनिस का हेड दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस। अब इस ग्लैंस को जिस भी लेयर ने या स्किन ने कवर कर रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्रिप्यूस। ठीक है, ग्लैंस क्या है, हेड ऑफ द पेनिस, और प्रिप्यूस क्या है, जो कि उस हेड पे, उस हेड को जिस भी स्किन ने कवर कर रखा हुआ, उसको हम बोलते हैं प्रिप्यूस। ओके, सीमेन देखिए, इस तरह का सीमेन वाइटिश, पेल वाइटिश होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि लिक्विड में पेल वाइटिश होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म होते हैं। सो यही चीज बाहर निकलती है पेनिस के अंदर से। तो आपको ये सुन के बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि एक इजैकुलेशन में, मतलब एक बार सीमेन निकलने में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं एक इजैकुलेशन में। आप समझ रहे हो, इजैकुलेशन मींस जितना भी सीमेन बाहर निकल रहा है एक बार में, उस सीमेन के अंदर 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्क्रोटम। नेक्स्ट है हमारा स्क्रोटम। तो ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक अलग ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम इंटरनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर स्किन से पूरा कवर्ड होता है, और ये कहाँ सिचुएटेड है, लोअर पार्ट ऑफ दी, हमारे पेनिस के लोअर पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि अंदर इनके अंदर टेस्टिस होता है और उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब आ जाते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में। सो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेस्टिस। तो टेस्टिस की लोकेशन कहाँ पे होती है, ये इनसाइड द स्क्रोटम होता है। हम सब जानते हैं कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। शेप इसका कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। इसका फंक्शन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को प्रोड्यूस करना है, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि नीचे मैंने इंडिकेट कर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, उस हार्मोन की हेल्प से हमारा प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। ठीक है, और ये सारी चीजें होके इसमें रही है, टेस्टिस के अंदर हो रही हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से ये फॉर्म है, बना हुआ है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, मैं टिक लगा देती हूँ, ये जितना भी आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ऐसे जितना भी आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये बहुत सारे ट्यूब्स हैं, ठीक है, कॉइल्ड हैं, बहुत सारे ट्यूब्स हैं, ठीक। इसी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। सो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों का प्रोडक्शन इसी के अंदर होता है। ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये एक ट्यूब्यूलर लोब्यूल्स के अंदर सिचुएटेड है। इस इमेज में लोब्यूल्स नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के इसमें दिखा देती हूँ कि लोब्स बने होते हैं। ये देखिए फर्स्ट लोब ये हो गया, ये हो गया एक लोब, ये देखिए ये हो गया फर्स्ट लोब, ठीक है। फिर ये हो गया आपका सेकंड लोब, फिर ये हो गया आपका थर्ड लोब, ठीक है। इसी तरह से लोब्स बने होते हैं। उन लोब्यूल्स के अंदर हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। आप समझ गए ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन सा है? ये जो ब्लू वाले कॉइल्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए हैं ना, जिसमें से ये आपको स्टार स्टार ये स्पर्म्स हैं एक्चुअली, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन और ये होता है। आप समझ गए होंगे आई थिंक, इसमें कुछ भी टफ नहीं है जो कि आप समझ ना पाओ। सो जो स्पर्म होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाते हैं वास इफरेंस में विद द हेल्प ऑफ द रेटे टेस्टिस, ठीक है। अब वास इफरेंस कहाँ पर है? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर हो रहा है सब कुछ। ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये सब हमारे कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके, ठीक है। ये क्या है पोर्शन? हमारा रेटे टेस्टिस है, ठीक। इस यहाँ पे स्पर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ से स्टार्ट हुआ किसके अंदर पहुंचा? रेटे टेस्टिस के अंदर पहुंचा। रेटे टेस्टिस के अंदर से वो कहाँ पे पहुंचा? एपिडाइडिमिस। ये देखिए ये भी एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हमने एपिडाइडिमिस बोल दिया है। ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है जो कि स्पर्म अंदर से बाहर की ओर जा सके, ठीक है। ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं एपिडाइडिमिस। और इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फ्रक्टोज रिलीज करता है। स्पर्म यहाँ से आते हैं तो थक जाते हैं, एपिडाइडिमिस में आते हैं तो एपिडाइडिमिस में उन्हें एनर्जी मिल जाती है, फ्रूटी मिल जाती है, समझ लीजिए। फ्रक्टोज याद रखिएगा, फ्रूटी से याद रखिएगा कि उनको फ्रक्टोज मिल जाता है। फ्रक्टोज क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है और आगे ट्रेवल करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एपिडाइडिमिस से ये कहाँ जाएगा? एपिडाइडिमिस से ये जाएगा वास डेफरेंस में, ठीक है। एपिडाइडिमिस ये कहाँ जाएगा? वास डेफरेंस में जाएगा। अब वास डेफरेंस का भी मैं डायग्राम आपको आगे दिखाती हूँ कि वास डेफरेंस क्या है। सो वास डेफरेंस एक थिन ट्यूब होती है जो कि स्टार्ट होती है हमारे एपिडाइडिमिस से। सिंपल सी चीजें मैंने आपको बोला, एपिडाइडिमिस से जाएगा वास डेफरेंस में, या वास डक्टस भी इसे बोलते हैं। ये रहा आपका वास डेफरेंस। ये एपिडाइडिमिस थी, ये डायरेक्ट कनेक्ट हुई किससे? वास डेफरेंस से कनेक्ट हुई, और ये वास डेफरेंस आगे चल के पेनिस से जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दी बहुत सारे ग्लैंड्स के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वास डेफरेंस में जाके कनेक्ट हो गया। वास डेफरेंस का मेन फंक्शन क्या है? कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये एक पाथवे बनाता है कि स्पर्म अपना पाथवे पकड़ सके और पेनिस तक जा सके, ठीक है। वास डेफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, इनका क्या फंक्शन है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देख लिया। एक्सटर्नल में हमारा पेनिस और स्क्रोटम था, ठीक है। पेनिस का क्या फंक्शन? मेन फंक्शन होता है इजैकुलेशन करना, स्पर्म को बाहर निकालना। यूरेथ्रा के थ्रू वो स्पर्म को बाहर निकालता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास टिश्यूज होते हैं जिसको हम इरेक्टाइल टिश्यूज बोलते हैं। कॉर्पस स्पंजियोसम है हमारा, कॉर्पस कैवर्नोसा है हमारा। ये दोनों क्या करते हैं? इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल में आ जाते हैं। इंटरनल में हमारा स्क्रोटम के अंदर मिलता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर वो टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है? कि वो एक कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए और एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू जो है स्पर्म बनते हैं हमारे, ठीक है। अब ये स्पर्म जो है इंटरनली ट्रेवल होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेमिनिफेरस डक्ट।
सॉरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाता है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद ये रेटे टेस्टिस के थ्रू भेजता है एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस से भेजता है वास डेफरेंस के अंदर। अब वास डेफरेंस ये रहा हमारा यहाँ पे। अब इस वास डेफरेंस के साथ जो है बहुत सारी ग्लैंड जुड़ी हुई हैं, जैसे कि है हमारा सेमनीफेरस वेसिकल्स जुड़ी हुई है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जुड़ी हुई है एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जुड़ी हुई है। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेमनीफेरस वेसिकल्स हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेमनीफेरस वेसिकल्स क्या है, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि ये सीमेन से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये क्या करती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किससे अटैच है, वास डेफरेंस से अटैच है। मैंने आपको पहले बोला वास डेफरेंस से बहुत सारी चीजें अटैच है, ठीक है, अटैच है, ठीक। किस साइड, वन साइड ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर की तरफ ये अटैच होती है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक स्टिकी मटेरियल या कहते हैं फ्लूइड जो है उसको रिलीज करती है, ठीक है, जिसके पास फ्रक्टोज होता है। क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर आप इस वाले इमेज में देखो तो मैंने आपको बोला था कि स्पर्म रिलीज हो चुके हैं। अब स्पर्म यहाँ से जाते 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 कहाँ तक वो जा पाएंगे, उनको फिर से क्या चाहिए, उनको फिर से एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए उन्हें इस सेमनीफेरस वेसिकल से मिलता है येलो कलर का फ्लूइड, और उस फ्लूइड में क्या होता है, फ्रक्टोज। तो अब इसने फ्रक्टोज दिया, ठीक है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा लिक्विड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया हमारे पास, ये लिक्विड हो गया, और स्पर्म इस लिक्विड में आके फ्रेश हो गए, उनको एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब इसके आगे स्पर्म हमारा ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पेयर में होती है, वन पेयर इसका होता है, ठीक है। इससे भी एक कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एक फ्लूइड निकलता है, ठीक है। उस फ्लूइड में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम किस चीज में हेल्प करता है, हमारे जो सेमनीफेरस हमारा जो फ्लूइड था उसको एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एल्कलाइन नेचर नहीं होगा तो स्पर्म जो है वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एसिडिक नेचर होगा तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो एसिड एल्कलाइन बहुत ज्यादा, एल्कलाइन तो होता ही है, हमारा सेमनीफेरस जो सीमेन हमारा होता है वो एल्कलाइन होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि वजाइना का जो नेचर है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो उस एसिडिक नेचर को से एडजस्ट करने के लिए जो हमारा सीमेन होता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा एल्कलाइन बना देता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे जितना भी मटेरियल निकलता है वो एसिड एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है, और ज्यादा एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है, सीमेन को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो होती हैं, दो स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, इनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता है, ज्यादा इनके पास कह सकते हैं कि फ्लूइड नहीं होता है, पर जितना भी फ्लूइड होता है उसमें कैल्शियम और एंजाइम दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। एंजाइम किस लिए होते हैं, जिससे कि वो स्पर्म को लाइव रख सके, जिंदा रख सके, और कैल्शियम होता है जिससे कि वो एल्कलाइन नेचर बना सके। सो यहाँ तक हमारी ग्लैंड्स थी, सब कुछ था, एंड मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास तीन चीजों से मिलके हमारा मेल रिप्रोडक्टिव कंप्लीट हो जाता है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एसेसरी। एक्सटर्नल में स्क्रोटम और पेनिस आता है, इंटरनल में हमारा आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं, रेटेटेस्टिस आता है, रेटेटेस्टिस के साथ हमारा आता है एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस से अटैच होता है हमारा वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से हमारे एसेसरी ग्लैंड्स अटैच होते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स हमारे कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया सेमिनिफेरस वेसिकल हो गया, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा फ्लूइड प्रोवाइड करता है और सबसे ज्यादा फ्रक्टोज इसके पास होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है हमारे पास, उसके पास प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारा क्या होता है, कैल्शियम और कैल्शियम होता है, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में कैल्शियम और एंजाइम होते हैं जो कि स्पर्म को एक्टिव रखने में, एल्कलाइन नेचर बनाने में और लाइव रखने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने सोचा था कि पहले बना दूं, बट पहले आप पाथवे देख लो, कहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है वो देख लो, देख लिया है आपने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और वो किस तरह से किस प्रोसेस से पेनिस के थ्रू बाहर आ रहे हैं, ओके। और उनका मेन फंक्शन क्या है, स्पर्म के पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में।
सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा टॉपिक, नहीं क्लियर हुआ है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।